सभी को नमस्ते। आज हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं। हमने वर्ण व्यंजन का टॉपिक शुरू किया है। उसमें सबसे पहले हमने स्वर देख लिए, उनकी परिभाषा, व्युत्पत्ति और स्वरों का किन किन आधारों पर विभाजन हो सकता है, वो 5 आधारों पर विभाजन हम कर चुके हैं। आज हम व्यंजन की परिभाषा देखेंगे और इनका किन किन आधारों पर वर्गीकरण हो सकता है वो करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम कोई वर्ण उच्चारण करते हैं, जब जीवा मुख के किसी न किसी अंग से टकराती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की आकृति कुछ उल्टे यू के समान बनती है। तो यहाँ से जैसे कंठ, फिर यहाँ तालु आ जाता है, फिर मूर्धा, दंत और ओष्ठ, और ये हमारी जीवा होती है। तो मुख के अंदर ये 5 भाग होते हैं। जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो यहीं से होता है। कंठ से जैसे कै वर्ण के जो है कै, ख, ग, घ, ढ, ये कंठ से उच्चारण होते हैं। जब तालु से उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा तालु से लगती है। फिर कभी मूर्धा का अर्थ होता है मसूड़े, मसूड़े से लगती है, और कहीं दांत से लगती है, और कभी होठ आपस में स्पर्श करते हैं। तो ये तो हो गए मुखांग। इनको क्या कहेंगे? मुखांग, यानी कि मुख के अंग मुखांग हो गए। अब सबसे पहले देखते हैं कि इनका विभाजन किन किन आधारों पर किया जा सकता है। पहला विभाजन देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजन और स्वर दोनों का वर्गीकरण मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, लिख दिया है, क्योंकि स्वर का विभाजन मैंने अलग से करवा दिया था आपको, लेकिन फिर भी इसके बाद देख लेते हैं कि साथ में व्यंजन और स्वर का वर्गीकरण किस तरह से होगा। अब देखो, इसमें कंठ पहले 2 वर्ण लिख रखे हैं। जैसे कंठ से किन किन का उच्चारण होता है? कंठ से ए आ, ये तो दोनों स्वर हो गए, और क, ख, ग, घ, य, तो ये व्यंजन, और है और अह, यानी कि ये क्या है? विसर्ग है, ये विसर्ग। और ये है क्या है? उष्म है, उष्म वर्ण आएगा ना, ये उष्म वर्ण है। और इन दोनों को, अब इनका उच्चारण स्थान तो इस उष्म वर्ण का उच्चारण स्थान है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी है ही है, लेकिन इनको है और ए को सम्मिलित रूप से काकले और अली जीवा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि काकले वर्ण कौन सा है या अली जीवा वर्ण कौन सा है, तो ये है और ए दोनों है। विसर्ग तो ये है ही अलग से, ये उष्म भी है। इसके अतिरिक्त इन दोनों को काकले और अली जीवा भी कहते हैं। दूसरा इसका है तालु। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, यानी कि जब हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो तालु से स्पर्श होती है, ऐसे वर्णों को तालव्य व्यंजन कहते हैं। इन्हें कंठे भी कह सकते हैं साथ में, यानी वृत्ति में कंठे। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को कंठे कहते हैं। तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को तालव्य कहते हैं। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीवा हमारे तालु से लगती है, अर्थात यहाँ पर लगती है, उसे क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। अब इसमें तालव्य स्वर कौन कौन से हैं? ई और ई, फिर च, छ, ज, झ, ये, और य और श। ये क्या है? अंतस्थ और उष्म। ये क्या है? अंतस्थ और श उष्म है, तो ये दोनों इसमें आ गए। फिर मूर्धा। मूर्धा में जिन व्यंजनों का या जिन वर्णों का उच्चारण कर, वर्ण इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्वर भी वर्ण के अंतर्गत है। स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण मैंने साथ लिखवाया है, इसलिए सारे वर्ण ही है। स्वर मैंने अलग से लिखवा दिए, व्यंजन साथ में अलग से लिखवा दिए हैं, और अंतस्थ और उसमें जितने भी थे वो सारे जिनका किन किन का विभाजन कहाँ से होगा वो मैंने लिखवा दिए हैं। तो मूर्धा की क्या परिभाषा होगी? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो मूर्धा से अर्थात तालु से लगती है, उन्हें मूर्धा व्यंजन कहते हैं। तो और इनको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य व्यंजन इनको बोलते हैं। फिर है दंत। दंत में स्वर कभी भी दंते नहीं होते, ये याद रखें तो कि स्वर कभी भी दंते नहीं होते। यहाँ पर व्यंजन आएंगे त, थ, द, ध, न, और ये अंतस्थ और उष्म, ये भी अंतस्थ और उष्म थे। तो ये जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा दांत से लगती है उन्हें दंते व्यंजन कहते हैं। दांत से लगती इसलिए दंते व्यंजन कहते हैं, तो इनका नाम दंत है। फिर ओष्ठे।
ओष्ठ में स्वर कौन कौन से आ जाएंगे? उ और उ। मूर्धा में भी आ गया ओष्ठ में उ और उ। फिर पै फै बै बै मै, ये ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ है। अब नासिका, नासिका में अनुस्वार और गे ने न मैं, इन सब के नीचे हलंत लगेगा। ये नासिका से बोले जाते हैं, सॉरी, हाँ ये नासिके व्यंजन है। अंग न मैं, और इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं साथ में। नासिके तो बोलेंगे ही, नासिके, नासिके, और साथ में लिख सकते द्विगुण। द्विगुण या नासिके व्यंजन। फिर कंठ तालव्य, तो इनको द्विगुण कैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाक से भी इनका उच्चारण होता है और इनके अपने उच्चारण स्थान से भी होता है। नाक से भी होता है, उच्चारण स्थान से भी होता है, इसलिए इन्हें द्विस्थानीय कहते हैं, द्विगुण नहीं कहते इनको, द्विस्थानीय व्यंजन, सॉरी द्विस्थानीय, द्विस्थानीय व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण दो स्थानों से होता है, तो संख्या में क्वेश्चन ये आ सकता है कि संख्या में कितने हैं? 6 हो गए, एक ये अनुस्वार और 5 ये, तो इन्हें नासिके भी बोलते हैं और द्विस्थानीय भी कहते हैं। फिर कंठ तालव्य, कंठ तालु, जो कंठ और तालु दोनों से जिनका उच्चारण होता है, कंठ से भी और तालु से भी, तो वो ए और आई, इसमें सिर्फ स्वर ही है, व्यंजन इसमें नहीं आएंगे, और इनको संयुक्त रूप से कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। फिर कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से संयुक्त रूप से, कंठ और ओष्ठ से जिनका वर्गीकरण होता है वो होता है ओ और औ, इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, तो ओ और औ इन्हें कंठोष्ठ भी कहते हैं। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। और दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में इसमें स्वर नहीं आएंगे, और वह, और एक और है वर्ण, और फारसी से आगत फै, जिसके नीचे नुक्ता लगता है, फारसी से आगत जो फै है जिसके नीचे नुक्ता लगता है, इसका उच्चारण भी दंतोष्ठ है। दंत और ओष्ठ दोनों मिलाकर के है, इनका उच्चारण भी है, लेकिन वह का ही उच्चारण पूछा जाता है। इसमें ये फारसी से आगत वर्ण है, इसलिए इसका हिंदी वर्णमाला में प्रयोग तो होता है, लेकिन इसका विभाजन नहीं पूछा जाता, तो ये दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है इसको कहेंगे। तो एक बार फिर से दोहराते हैं कि वर्ण विचार की आज हम 6ठी क्लास पढ़ रहे हैं, उसमें आज हमने व्यंजन शुरू किया है। तो इसकी परिभाषा क्या है? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श होते हैं, एक दूसरे से कोई ना कोई अंग स्पर्श होता है, उसे मुखांग कहते हैं। मुखांग कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बताया, शब्द ये मुखांग। मुखांग कौन कौन से हैं? हमारे मुख में उल्टे यू जैसी आकृति बनती है, इसमें सबसे पहले यहाँ कंठ आ जाता है, यहाँ पर कंठ, फिर तालु, मूर्धा, मूर्धा मतलब मसूड़े, दंत और ओष्ठ, और ये इस तरह से जीवा होती है। तो ये जीवा जब उच्चारण करते हैं तो कभी तालु से लगती है, कभी मूर्धा से, कभी इधर, तो इस तरह से इनका विभाजन होता है। अब पहला विभाजन हमने व्यंजनों का देखा, वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन और स्वर, यानी कि पूरे वर्णों का विभाजन। अब उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से जो स्वर और व्यंजन उच्चारित होते हैं वो ए आ, दो तो स्वर हो गए, ए और आ स्वर है। कै ख ग ग ये व्यंजन है, और है उष्म वर्ण है, और ये क्या है? विसर्ग, ये काकले, ये विसर्ग है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? काकले और अलीजीवा कहते हैं। कि काकले व्यंजन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि काकले व्यंजन कौन सा है, काकले वर्ण कौन सा है, सॉरी व्यंजन, काकले वर्ण कौन सा है, तो है, और ये अ है। विसर्ग यानी कि ये दोनों, या अलीजीवा पूछ ले तो ये दोनों, उष्म तो ये है ही, हमें पता है, और इनका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इनको कंठे व्यंजन कहते हैं। दूसरा तालु, तालु से दो तो स्वर हो गए, ई और ई स्वर, ये 5 व्यंजन हो गए, च छ ज ज ये, और ये अंतस्थ है, और ये श उष्म हो गया।
इसी प्रकार से और इन तालु से उच्चारण होता है, इसलिए इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। फिर मूर्धा, मूर्धा में से री का उच्चारण, स्वर में तो री आ गया, स्वर में री का उच्चारण होता है। और व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ, न और र क्या है, अंतस्थ है और श ऊष्म वर्ण है। और इनके उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। फिर दंते, दंत कभी भी क्या है कि दंते में कभी भी स्वरों का उच्चारण, दांत से कभी भी स्वरों का उच्चारण नहीं होता है, तो ये स्वर तो यहाँ नहीं आएंगे। और व्यंजन कौन कौन से, त, थ, द, ध, न और ल और स। ल क्या है, अंतस्थ है और ये ऊष्म हो गया। इसी तरह से फिर ओष्ठे, ओष्ठे में कौन कौन से स्वर आएंगे, उ और उ। और इसमें प, फ, ब, म, ये सारे 5 व्यंजन हो गए। और उ और उ ओष्ठ, और इनके उच्चारण स्थान को क्या बोलते हैं, ओष्ठे बोलते हैं। फिर है नासिका, नासिका से कोई भी स्वर का नहीं होता, मतलब स्वर नहीं होते, ये अनुस्वार, अनुस्वार अलग से हमें पता है 11 स्वर के अतिरिक्त अनुस्वार है, तो ये अनुस्वार और अंग्य, न्य, न और म, इन सब का उच्चारण नासिका से होता है। और इनको द्विस्थानीय व्यंजन भी बोलते हैं। अब इन व्यंजनों को ही बोलते हैं क्योंकि अनुस्वार इसका तो नाक से ही उच्चारण होता है, और इन 5 को नासिक व्यंजन या द्विस्थानीय व्यंजन बोलते हैं। इन 5 को, ये नहीं आएगा इसमें सम्मिलित, अनुस्वार है ये इसमें सम्मिलित नहीं होगा। द्विस्थानीय व्यंजन पूछे तो 5, नासिक के व्यंजन पूछे तो 6। क्वेश्चन अलग है, ये देखो द्विस्थानीय व्यंजन 5 है, द्विस्थानीय व्यंजन की संख्या कितनी है, 5। और नासिक के स्वर, नासिक के वर्णों की संख्या, क्योंकि एक स्वर हो गया ना, स्वर भी नहीं, ये अनुस्वार है, अनुस्वार एक ध्वनि है। तो वर्ण अगर पूछे कि नासिक के वर्ण कितने हैं, तो 6 हो जाएंगे। और द्विस्थानीय व्यंजन कितने हो जाएंगे, 5। ये अलग अलग क्वेश्चन है, देखो। फिर कंठ तालु, जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, उसमें ए और आई और व्यंजन कोई भी नहीं है, इनके उच्चारण स्थान को क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य बोलते हैं। अब कंठ ओष्ठ, जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, ओ और औ, और कोई भी इसमें व्यंजन सम्मिलित नहीं है, सिर्फ स्वर है ये, और इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में भी कोई स्वर नहीं है, व आएगा इसमें, और इसे दंतोष्ठ कहते हैं। और अंग्रेजी से आगत मैंने बताया कि ये फ है, जिसके नीचे नुक्ता लगता है। वैसे तो फ, में ये आ गया यहाँ पर, लेकिन ये फारसी से आगत है, फारसी से आगत है, जो अगर इसका उच्चारण स्थान पूछ ले तो दंतोष्ठ इसमें आएगा, वैसे इसका उच्चारण स्थान पूछते नहीं है। तो इस तरह से ये विभाजन हमने देखा, इसकी परिभाषा देखी व्यंजन की, और व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर साथ में मैंने स्वरों का भी लिख दिया है। स्वरों का विभाजन मैंने आपको पहले स्वर पढ़ाते हुए लिख दिया था, लेकिन एक बार मैंने फिर से इनको सम्मिलित कर लिया है। इस तरह से हमने विभाजन इसका उच्चारण स्थान के आधार पर किया। अगली वाली क्लास में हम दूसरे आधार पर, जैसे श्वास की मात्रा के आधार पर या और भी कई आधारों पर इसका वो है वर्गीकरण किया गया है। तो दूसरा भाग पढ़ते हैं, श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। पहले हमने देखा था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। अल्प प्राण से हमें पता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अल्प लगती है या कम लगती है, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसमें पहला, तीसरा और 5वां ये लेवे स्वर और ड और ड, यानी कि उच्छिष्ट व्यंजन अगर लें तो फिर उसमें से ड आएगा इसमें, ठीक है ना। उच्छिष्ट व्यंजन लेंगे तो कौन सा वर्ण आएगा इसमें, ड, और ड महाप्राण में आएगा। चलो वो बात में देखते हैं। अब 1, 3, 5 का मतलब क्या है, यानी कि जितने भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जितने भी 5 वर्ग है, उसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या आएगा, अल्प प्राण में आएगा। एक बार देख लेते हैं ये, देखो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ,
छ ज ज य त ठ ड ढ व त थ द ध और न। ये 5 वर्ग है। सॉरी, एक और रह गया, प फ ब भ और म। ठीक है, ये 5 वर्ग है जो मैंने पहले भी लिखवा दिए थे आपको। अब इसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण कौन कौन सा है इसमें? पहला ये वर्ग, पहला वर्ग ये क्या है? अल्पप्राण का आएगा, अल्पप्राण, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। दूसरा वर्ग ये महाप्राण का है, तीसरा ये अल्पप्राण का, अल्पप्राण का ये भी, और 5वां ये वर्ग क्या है? अल्पप्राण का। समझ में? पहला, तीसरा और 5वां क्या हुआ? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या आएगा? अल्पप्राण आएगा। ठीक है ना? तो ये पहला, तीसरा और 5वां, और उसके साथ पहला, तीसरा, 5वां, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 वर्ण हो गए। 5 वर्गों के 5 3 3, तो इसमें कितने वर्ण हो गए? 15 वर्ण हो गए। फिर क्या आएगा? य र ल व, अर्थात अंतस्थ वर्ण, तो 4 ये हो गए। ठीक है ना? तो सिर्फ अगर व्यंजन की बात करें तो 19 वर्ण आएंगे। सिर्फ अगर व्यंजन की बात की जाए तो कितने वर्ण आएंगे? 19 वर्ण आएंगे। और इसके साथ सभी स्वर, जब मैंने स्वर पढ़ाए थे तो मैंने आपको लिखवा दिया था कि सभी स्वर में श्वास की मात्रा उच्चारण में कम लगती है, इसलिए सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, ऐसा मैंने आपको लिखवा दिया था। और जब स्वर भी सम्मिलित कर लेते हैं तो 11 इसमें स्वर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे क्या आएंगे? अल्पप्राण में। अब महाप्राण क्या होता है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अल्पप्राण की अपेक्षा दुगनी या अधिक लगती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब यहाँ जो हमने छोड़ दिया है, दूसरा चौथा क्या होता है? ख, छ, ठ, थ और फ, यानी कि ये क्या है? महाप्राण है, महाप्राण। इधर ये महाप्राण। ठीक है, ये दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा हो गया? महाप्राण हो गया। तो इसमें कितने हो गए? 5 और 5 10 हो गए। ये प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग है और इसमें 2 है, तो 10 तो ये हो गए। 10 क्या हो गए? महाप्राण, दूसरा और चौथा वर्ण अर्थात 10 ही हो गए, और 4 उसमें के स और है। ये 4 कितने हो गए? टोटल 14। जब सिर्फ स्वर की व्यंजन की बात करें तो व्यंजन 33 माने गए हैं। 19 व्यंजन हो गए अगर स्वर नहीं काउंट करें, इसमें स्वर अगर नहीं काउंट करें तो 19 तो अल्पप्राण व्यंजन और 14 महाप्राण व्यंजन, टोटल 33 हो जाते हैं। और वैसे जब सारों का काउंट करें तो इसमें स्वर भी आ जाते हैं। 19 के बाद 11 स्वर आते हैं, और ढ जो उच्छिष्ट ध्वनियां हैं उनमें से प्लस ड, तो ये इसमें एक ये ध्वनि हो गई। ठीक है, और इसमें क्या आएगी? महाप्राण में ढ प्लस क्या हो जाएगा? इसमें महाप्राण में ढ ध्वनि हो जाएगी, जो उच्छिष्ट व्यंजन है। हमें पता है, हमने बात कर ली थी कि उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड और ड, जो कि आगत व्यंजन है, जिसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, जिसे ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। अगर पूछे कि कौन सा व्यंजन उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा कहां पर आएगा, तो ड अल्पप्राण में और ड महाप्राण में आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक बार फिर देखते हैं। श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अंतस्थ वर्ण य र ल व, अंतस्थ क्या हो गए? य र ल व, प्लस स्वर सारे और उच्छिष्ट व्यंजन में ड, ये सभी क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण कहलाएंगे। या तो आप नोट अलग से कर ले कि जो उच्छिष्ट ध्वनि है उसमें ड अल्पप्राण में आएगी और ढ महाप्राण में आएगी। वैसे भी मैंने इसका अलग अलग विभाजन आपको करवा दिया है,
तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको लिखकर बता दिया है, जैसे कि 5 वर्ग है, क च ट त प, 5 वर्ग है। इन सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग अल्प प्राण में आएगा, दूसरा और चौथा वर्ग किसमें आएगा, महाप्राण में आएगा। अंतस्थ वर्ण है वो अल्प प्राण में आएंगे, उष्म वर्ण महाप्राण में आएंगे। उच्छिष्ट ध्वनियों में ड अल्प प्राण में आएगा और ढ महाप्राण में आएगा। इस तरह से ये हमें वर्ण विचार के अंतर्गत जो व्यंजन थे उसका 2 आधारों पर वर्गीकरण देखा है। अब आगे देखेंगे तीसरे आधार पर इसका वर्गीकरण। 2 भेद के आधार पर हमने देख लिया है व्यंजन का वर्गीकरण। तीसरा भेद के आधार पर हम देखते हैं स्वतंत्रियों या घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसमें स्वतंत्रियों के आधार पर, स्वतंत्री कह लो या घोष के आधार पर, घोषत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, घोष या सघोष एक ही बात है। और दूसरा भेद है इसका अघोष। दूसरा क्या है, अघोष, और पहला घोष या सघोष। घोष की परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वतंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वतंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण अंतस्थ वर्ण और है इसमें आएगा। तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण प्रत्येक वर्ग का मैंने आपको लिख दिया, जैसे कि क ख ग घ ढ ज ज ज, ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं। फिर अघोष वर्ण किन्हें कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। नाम में परिभाषा है, अघोष का अर्थ घोष रहित, अर्थात जहां पर कंपन नहीं होता। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और उष्म वर्ण, उसमें भी है नहीं है यहाँ पर आ गया घोष व्यंजन में। और स और श, ये ध्यान रखें विशेष रूप से कि इसमें 3 ही वो उष्म जो है वो 3 ही आएंगे। जो है उस है वो यहाँ घोष वर्ण में आ गया है। तो इस तरह से इनकी संख्या हो जाती है 10। तो ये हो गए पहले और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का क वर्ग का क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है और प वर्ग का प है। यानी कि पहले और दूसरे वर्ण है। पहले मैंने पूरी सारणी भी बनाई थी इससे पहले ही। तो इसमें 10 तो ये हो गए और 3 ये, तो इनकी संख्या कितनी हुई, 13। किसकी, अघोष व्यंजन की। अघोष व्यंजन की संख्या 13। अब घोष व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 15। तो ये हो गए सीधे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, तो 15 ये हो गए। और 4 क्या हो गए, अंतस्थ। 4 कौन से अंतस्थ, कौन से, ये र ल व, 4 हो गए। और एक ये हो गया है उस वर्ण जो है वो हो गया। तो इस तरह से 15, 4, 19 और 1 20, 20 और 13 33। तो व्यंजन 33 मानते हैं इस आधार पर। और जब हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वर भी इसी के अंतर्गत आएंगे। वो जब मैंने स्वर पढ़ाया था तो आपको लिखवा दिए थे कि स्वर घोष इसमें घोष में आते हैं, और मतलब उनका विशेष जो तथ्य थे वो मैंने लिखवा दिए थे स्वरों के बारे में। वैसे यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, प्लस स्वर भी इसमें आते हैं। तो 11 स्वर कर दोगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। स्वतंत्रियों या घोषत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। घोष क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा अधिक लगती है, श्वास की मात्रा में कंपन होता है, स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण अंतस्थ वर्ण और है इसमें आएंगे। है ये उष्म वर्ण है, हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक सारणी बनवाई थी तो ये आपको पता है कि ये उष्म वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, बस ये याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा वर्ण है घोष है, कौन सा सघोष है, या कोई उष्म में से दे दिया या अंतस्थ में से दे दिया कि कौन सा घोष में आएगा और कौन सा सघोष में आएगा, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। फिर अघोष, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और उस वर्ण स और श, सिर्फ 3 वर्ण उसमें के, चौथा नहीं है इसमें। तो ये हो गए टोटल 13। इस तरह से हमने
व्यंजनों का वर्गीकरण आज 3 आधार पर देख लिया है। एक और बचा है जो कल वाली क्लास में इसको पूरा करवाएंगे व्यंजन का वर्गीकरण, फिर आगे कोई दूसरी क्लास लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप इसे बार बार देखें, और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। और आपको जो भी विषय पढ़ना हो, पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।